कि यह अघोरी वही आदमी है जो उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा था। विहान ने अपना एक हाथ पैंट की जेब में डालकर रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक अघोरी अपना हाथ झोले से निकाल चुका था। उसके हाथ में राख थी। अघोरी ने वो राख विहान के चेहरे पर मल दी और कहा, चल तुझे तेरी किस्मत बताता हूं। उस राख के बीच सिर्फ विहान की आंखें दिख रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा रिलैक्स हुआ कि उसे उस अघोरी से जान का खतरा नहीं था। विहान अभी भी उस अघोरी की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अघोरी की पकड़ मजबूत थी। विहान ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, माफ करना, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। विहान की बात सुन अघोरी हल्के से मुस्कुराया, जैसे कि वो जानता हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। उसने कहा, कमाल है, मुझे तो लग रहा था कि तुम जादू और किस्मत की ताकत को अच्छी तरह जानते हो। उस अघोरी का जवाब सुनकर विहान का चेहरा एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, ये आप कैसे कह सकते हो? अघोरी जोर से हंसा और बोला, मुझसे सवाल कर रहा है बालक? अरे तुझे देखकर ही समझ में आ गया था, कुछ तो बात है तुझ में, तू इस दुनिया का नहीं लगता। इतना कहते ही वह अघोरी विहान का हाथ पकड़कर एक तरफ चल दिया। विहान उसके शब्दों में जैसे बंध गया था। वो लाख चाहकर भी मना नहीं कर पा रहा था। वह अघोरी विहान को घाट से सटे एक छोटे से कमरे में ले गया। वो पूरा कमरा राख और हड्डियों से भरा था। कई सारी अगरबत्तियां जल रही थी। अघोरी ने विहान को वहीं बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। उसने राख उठाई और विहान के सर पर लगाते हुए कहा, तो क्या तू अपनी किस्मत जानने के लिए तैयार है? विहान ने एक गहरी सांस ली और अपनी किस्मत पर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी किस्मत? चलो बताओ। उस अघोरी ने विहान के हाथ की हथेली को ऊपर करके जमीन पर फैला दिया और उसे घूर कर देखने लगा। अघोरी की आंखों में थोड़ी हैरानी थी। उसने विहान के हाथों को घूरते हुए कहा, तेरी तो 2 जीवन रेखाएं हैं। विहान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, 2 जीवन रेखाएं? विहान की हथेली को देख वो अघोरी उलझन में था। शायद अघोरी को विहान शुक्ला और विहान दीक्षित की मिली जुली रेखाएं समझ नहीं आ रही थी। उसने उलझन से बाहर निकलते हुए कहा, खैर अब तेरी भविष्यवाणी और अच्छे तरीके से करते हैं। ये कहते हुए उस अघोरी ने राख के बीच से एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकाली। उस पेटी को छूकर पहले कुछ मंत्रों को पढ़ा और फिर उस पेटी को खोल दिया। पेटी के खुलते ही उसमें से 22 पत्ते एक एक कर उछलकर बाहर आने लगे, ठीक वैसे ही जैसे मेंढक पानी से बाहर उछलते हैं। वे पत्ते हाथ से बने प्रतीकों वाले थे, राख और लाल स्याही से रंगे हुए, काफी पुराने और कुछ जले हुए भी। अघोरी ने उन पत्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देख रहा है बालक, ये कर्म चक्र के 22 पत्ते हैं। तू इन्हें किस्मत के पत्ते भी कह सकता है। ये शमशान में जलकर प्रकट होते हैं। इतना कहते ही उसने उन पत्तों को विहान के चारों ओर घुमाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम पत्ताए भविष्याय नमः। जो लिखा है रेखाओं में उसे दिखाओ इन पत्तों की छायाओं में। विहान बस उस अघोरी को देखे जा रहा था। अघोरी ने अचानक अपनी आंखें खोली और पत्तों की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या जानना चाहते हो बालक? भूत, भविष्य या वर्तमान? विहान के लिए अभी उसका वर्तमान ही सबसे ज्यादा उलझा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा, वर्तमान। अघोरी ने कहा, तो निकालो एक पत्ता और रख दो इस राख पर। विहान ने उन पत्तों में से एक पत्ता निकाला। अघोरी ने विहान के हाथों से वो पत्ता छीन लिया और मुस्कुराते हुए फिर से मंत्रों को पढ़ने लगा। ओम पत्ताए भविष्याय नमः। राख से निकला है, राख में जाएगा। ये पत्ता तेरी सच्चाई बताएगा बालक, ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। अघोरी ने मंत्रों को पूरा किया और वो पत्ता पलटकर विहान के सामने रख दिया। विहान को ऐसा लगा जैसे उस पत्ते के पलटने की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी हो।
जैसे किसी ने जोर से उसके कानों के पास कुछ पटका हो। उस पत्ते पर जो चित्र था उसमें एक लड़का भोली सी मुस्कान लिए, कंधे पर डंडा और उस पर झोला लटकाए, एक मोर पंख लगाए एक पहाड़ की चोटी के किनारे खड़ा था। अघोरी ने धीमे से मुस्कुराते हुए रहस्यमयी लहजे में कहा, मूर्ख। विहान ने हैरानी से अघोरी के शब्दों को दोहराया, मूर्ख। अघोरी ने कहा, यही तुम्हारा वर्तमान है। मूर्ख लिखे उस पत्ते को देखकर विहान थोड़ा चिढ़ गया। उसे बुरा लगा। उसने मनी मन खुद को कोसा, वहां मनुष्य और यहां मूर्ख। शायद दोनों विहानों की किस्मत एक ही जैसी है, इसलिए मैं इसकी बॉडी में आकर गिरा। लेकिन अघोरी उस पत्ते को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, ये कोई चिढ़ने वाली बात नहीं है, ये एक नए आरंभ का संकेत है। अघोरी ने विहान की आंखों में झांकते हुए कहा, जो जिंदगी तुमने अब तक जी है वो अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी तो अब शुरू हो रही है। अघोरी की बातों को समझने की कोशिश करते हुए विहान ने राख पर पड़े पत्तों को घूरा, जिस पर नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मूर्ख। विहान अभी भी थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने पत्ते पर बने चित्र को देखते हुए पूछा, तुम्हें यकीन है ये पत्ता मुझे मूर्ख नहीं कह रहा? अघोरी हंस पड़ा और बोला, मूर्ख तो ये पूरी दुनिया है। किसी को नहीं पता कि वो इस दुनिया में क्यों आया है, लेकिन तुझे पता चलेगा, जल्दी ही पता चलेगा कि तू यहां क्यों आया है। विहान को ये सारी बातें अब अजीब लग रही थी। वो बुदबुदाया, मुझे तो जाना है इस दुनिया से कहीं और। लेकिन ऐसा लगा जैसे अघोरी ने विहान की बातें सुन ली हो। उसने कहा, ना कोई अपनी मर्जी से आया है, ना अपनी मर्जी से जाएगा। अब तू यहीं का रह जाएगा। तेरी ये नई यात्रा की शुरुआत है। हंसते हुए वो अघोरी थोड़ा सीरियस हो गया और फिर चुप हो गया। लेकिन एक पल की चुप्पी के बाद तुरंत बोला, लेकिन हर नई शुरुआत अच्छी नहीं होती। तुम्हें सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी उसके सिर पर आकर एक चिमटा लगा और एक बूढ़ी लेकिन गरजती आवाज आई, तेरी इन्हीं आदतों की वजह से लोगों का भविष्यवाणी और तंत्र मंत्र से विश्वास उठ रहा है। विहान और अघोरी दोनों का ध्यान उस आवाज की तरफ गया। सामने एक बूढ़ा अघोरी गुस्से में खड़ा था। उसे देखकर विहान के सामने बैठा अघोरी तुरंत अपना झोला संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, वो बस अभ्यास कर रहा था। बूढ़े अघोरी ने डांटते हुए कहा, खूब समझता हूं तेरा अभ्यास, इसे ठगी कहते हैं। और कितनी बार कहा है मेरे कमरे में ये सब मत किया कर। विहान समझ गया कि उसे ठगने की कोशिश हो रही थी। उन अघोरियों की बहस के बीच वो चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही विहान ने खुद को याद दिलाया, मेघा ने राशन लाने को कहा था और उसे भी घर पहुंचकर सोचना था कि वापस कैसे लौटे। बाहर रहते हुए उसे डर था कि कहीं कोई उसे मार न दे। अब उसे यह भी डर सताने लगा था कि कहीं कोई उसे ठग न ले। उसने बुदबुदाया, ये दुनिया मेरे बस की नहीं है, मुझे वापस अपने घर लौटना है। विहान किराने की दुकान के सामने पहुंचा, जहां किराने के सारे सामान के साथ आलू प्याज भी मिलते थे। जरूरत का सारा सामान लेकर विहान घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसे एक बड़ी सी बेकरी दिखी। विहान ने सोचा कि वो एक क्रीम रोल ले ले। भूख भी लगी थी। वो दुकान के अंदर जाने ही वाला था, तभी दुकान के अंदर से आ रहे एक अंग्रेज अफसर ने उसे देखकर दरबान को डांटते हुए कहा, इन गरीबों को तुम दुकान की तरफ आने कैसे देते हो? अफसर की डांट पड़ते ही दरबान ने विहान को दरवाजे पर ही रोक दिया और एक बोर्ड की तरफ इशारा किया। विहान ने उस बोर्ड की तरफ देखा जिस पर लिखा था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। विहान ने हैरानी से कहा, यह कैसा नियम है? अंग्रेज अफसर ने कहा, नए हो क्या? ये नियम नहीं, तुम लोगों की सच्चाई है। चलो परमिशन दे भी दूंगा, लेकिन इस दुकान की सबसे सस्ती चीज 1 रुपए की है और तुम्हें देखकर ही लगता है इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। विहान ने अपनी जेब टटोली। उसके पास कुछ ही पैसे बचे थे। अफसर ने विहान का कॉलर पकड़कर उसे बाहर की तरफ धक्का दे दिया। विहान जमीन पर गिर गया। अंग्रेज ने उस पर हंसते हुए कहा, जा भाग जा यहां से,
आ जाते हो मुंह उठाकर। ब्लडी बेगर्स। आसपास खड़ी भीड़ विहान पर हंस रही थी। विहान का मन हुआ कि वो रिवॉल्वर निकालकर उस अफसर को मार दे। उसका हाथ पैंट की जेब पर गया भी, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उसे वापस 2025 में जो लौटना था। भीड़ अब भी उस पर हंस रही थी। विहान बेकरी वाली बातों को इग्नोर कर घर आ गया। वो तेजी से कमरे में गया और बंदूक वापस दराज में रख दी। घर के अंदर आकर उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ, लेकिन वो ह्यूमिलेटेड भी महसूस कर रहा था। उसने अपना साफा उतारा और आईने में अपनी गोली के घाव को देखा। विहान हैरान था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से घाव वाली जगह को देखते हुए बुदबुदाया, शिट, ये कैसा चमत्कार है। विहान के माथे पर जहां कुछ देर पहले एक गोली का घाव था, वहां अब कोई निशान नहीं था। न कोई घाव, न खून। ये कैसे हुआ, इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। वह हैरान तो था, लेकिन खुश भी। तभी विहान की नजर उस पन्ने पर गई जिस पर लिखा था, सब मर जाएंगे, मैं भी। विहान को एहसास हुआ कि वो पन्ना तो उस डायरी का हिस्सा था जिसमें और भी नोट्स लिखे थे। विहान का दिमाग घूमने लगा। उसने सोचा, शिट, पता नहीं मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। शायद इसलिए क्योंकि मेरा आधा सिर गायब था। इस डायरी से शायद पता लग सकता है कि विहान ने खुद को गोली क्यों मारी। विहान जल्दी जल्दी उस डायरी के पन्ने पलटने लगा। उसे उस आदमी के बारे में जानना था जिसकी जिंदगी अब वो जी रहा था। नोटबुक 10 अगस्त 1925 से शुरू हुई थी। उसमें उसकी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर और कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा था, जो उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। विहान को डायरी हिस्ट्री के नोट्स जैसी लग रही थी। 29 अगस्त, असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके मेरे दोस्त विकास को एक वेद के कुछ पन्ने मिले हैं, जिसे ट्रांसलेट करने में उसे मेरी और नैना की मदद चाहिए। मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन नैना को थोड़ी घबराहट हो रही थी। 18 सितंबर, वो वेद के पन्ने अग्निवंश परिवार द्वारा संभाले गए वेद कालवेद के पन्ने हैं। 23 सितंबर, मुझे इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। मैं खुद को इससे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। हर दिन एक नई खोज होती है। विहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर दिन एक नई खोज होती है। बात तो सही है। 24 सितंबर, नैना थकी हारी और बिखरी हुई लग रही थी। उसने कहा है कि मैंने उसे इस काम में घसीटा है, तो अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता। 26 सितंबर, क्या वो अजीबोगरीब चीजें सच थी? डायरी में लिखी बातें वहीं पर खत्म हो गई। विहान का चेहरा उतर गया। बस इतना ही। विहान को याद आया कि वो 27 तारीख को ही सीधे इस दुनिया में आया था। विहान मन ही मन बुदबुदाया, इसका मतलब है कि 27 की वो एंट्री, सब मर जाएंगे, मैं भी, 1925 वाले विहान दीक्षित की लिखी हुई आखिरी लाइन थी। सब कुछ पढ़ने के बाद विहान ने मन ही मन डायरी को कोसा। कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे पता चलता कि मैंने खुद को क्यों मारा। सिर्फ फालतू की बातें लिखी इस डायरी में। विहान डायरी का एक एक पन्ना फिर से पलटने लगा, जैसे कोई सुराग ढूंढ रहा हो। लेकिन सब कुछ दोबारा पढ़ते हुए भी विहान को कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ जवाब चाहिए थे, लेकिन एक भी जवाब उसके हाथ नहीं आ रहा था। वो इरिटेट हो रहा था। ओफ, ये सब क्या बकवास लिखा है। सब कुछ इतना रटा रटाया और ठंडा क्यों लग रहा था। क्या यही सब बकवास लिखने के लिए इसने एक डायरी वेस्ट की? नहीं पढ़ना अब इसे। विहान ने फ्रस्ट्रेशन में वो डायरी एक तरफ फेंकी। डायरी अलमारी से टकराई और उस डायरी के पीछे वाले कवर से एक छोटी डायरी निकल आई। विहान ने हैरानी से उस छोटी डायरी की तरफ देखा और बुदबुदाया, डायरी के अंदर डायरी? ये क्या झोल है? विहान ने वो छोटी डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा, लेकिन उसके पहले पन्ने पर ही कुछ ऐसा लिखा था जिससे विहान की आंखें फैल गई। मेरी मौत निश्चित है। मैंने इस कालवेद के ट्रांसलेशन का काम लेकर अच्छा नहीं किया। क्या है इस कालवेद का रहस्य? क्या 1925 के विहान को अपनी मौत का अंदाजा लग गया था? क्या विहान